नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, निरंतर जो विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें, विश्व इतिहास के तहत आधुनिक विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें। आधुनिक विश्व इतिहास के तहत जो पूर्वी समस्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पूर्वी समस्या के तहत तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। एक तो क्रीमिया का युद्ध होता है, एक बाल्कन युद्ध होता है, एक बर्लिन व्यवस्था है। तो हम बात करते हैं बर्लिन व्यवस्था की पृष्ठभूमि। बर्लिन व्यवस्था की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो रूस और तुर्की के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध के दौरान जो रूस के द्वारा किसे पराजित कर दिया जाता है, तुर्की को पराजित कर दिया जाता है। और तुर्की को पराजित करने के पश्चात उन दोनों के मध्य जो संधि होती है वो संधि कौन सी कहलाती है? सेंट स्टीफेनी की संधि कहलाती है। चूँकि ये सेंट स्टीफेनी नामक स्थान पे होती है इसलिए सेंट स्टीफेनी की संधि कहलाती है। इस संधि में जो बात करते हैं, रूस के द्वारा जो तुर्की के साथ संधि की शर्तें निर्धारित की जाती है। चूँकि इस युद्ध में जो विजय किसकी होती है? रूस की होती है। और जिस कारण से रूस के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार जो संधि की शर्तें तय की जाती है। इस संधि की शर्तों की बात की जाए, संधि की शर्तों से यूरोपीय महाशक्तियाँ, अन्य यूरोपीय महाशक्तियों की बात की जाए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। इस संधि का विरोध मुख्यतः इंग्लैंड और फ्रांस के, जो इंग्लैंड है और उसके अलावा ऑस्ट्रिया के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि इस युद्ध से पूर्व जो तुर्की और रूस के मध्य युद्ध होता है, इस युद्ध से पूर्व हम देखते हैं कि जो कस्तुनतुनिया का सम्मेलन हुआ था वो सम्मेलन असफल हो जाता है। उस सम्मेलन में हम देखते हैं कि यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा अपने प्रस्ताव पेश किए जाते हैं तुर्की के सुल्तान के समक्ष, लेकिन तुर्की के सुल्तान के द्वारा उन्हें क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है। अब इन परिस्थितियों में रूस को ये लग रहा था कि रूस और तुर्की के मध्य युद्ध अवश्य होगा, तो इन परिस्थिति में रूस के द्वारा क्या किया जाता है? ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर ली जाती है। अगर रूस और तुर्की का युद्ध होगा तो ऑस्ट्रिया उसमें क्या रहेगा? तटस्थ रहेगा, जिसके तहत बुडापेस्ट की संधि उनके द्वारा कर ली जाती है। उसके पश्चात रूस और तुर्की के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में जो रूस के द्वारा आगे बढ़कर जो तुर्की को पराजित कर दिया जाता है और तुर्की के द्वारा जो दबाव में जो बात की जाए तो तुर्की के द्वारा जो दबाव में क्या स्वीकार कर ली जाती है? अपनी पराजय भी स्वीकार कर ली जाती है। उसके अलावा जो युद्ध विराम की घोषणा रूस के दबाव में कर दी जाती है। ठीक है, कस्तुनतुनिया की जो बात की जाए, जो तुर्की की राजधानी है, उससे 160 मील पूर्व दूर तक जो कौन पहुंच सकी थी? रूस की सेना पहुंच चुकी थी। उन परिस्थिति में तुर्की के सुल्तान के द्वारा जो संधि की गई। अब इस संधि की शर्तों की बात की तहत, तो संधि की शर्तों के तहत हम देखते हैं कि सर्बिया, मोंटेनिग्रो, इनको पूर्ण स्वतंत्रता दिलवा दी जाती है रूस के द्वारा। और उसके अलावा जो बात की जाए, जो बुल्गारिया अगर बात की जाए, जो बल्गेरिया भी कह सकते हो, बुल्गारिया भी इसे कह सकते हो, बाल्कन क्षेत्र में नवीन राज्य का निर्माण किसके द्वारा कर दिया जाता है? रूस के द्वारा कर दिया जाता है। इसी बात को लेकर यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा किसका विरोध किया जाता है? रूस का विरोध किया जाता है। इस बाल्कन क्षेत्र में हम देखते हैं कि रूस का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है और तुर्की का प्रभाव नाम मात्र का रह जाता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा, क्रीमिया युद्ध के पश्चात यूरोपीय महाद्वीप में शक्ति संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से इंग्लैंड के द्वारा किसका साथ दिया गया था? क्रीमिया युद्ध के दौरान तो फ्रांस और इंग्लैंड का जो तुर्की का साथ दिया जाता है। यहाँ रूस की शक्ति को बढ़ने से रोकने का प्रयास इन यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा किया जाता है। जब रूस का इस तरीके से हम देखते हैं क्रीमिया के युद्ध का क्रीमिया के युद्ध का जो लांछन लगा हुआ था वो उसके द्वारा धो दिया जाता है जो तुर्की को पराजित करके। तो उन परिस्थितियों में अब जो ये चिंतित हो जाते हैं इंग्लैंड और फ्रांस, यूरोपीय महाशक्तियाँ, और काफ़ी जो इससे चिंतित हो जाते हैं। इस संधि में देखते हैं कि रूस की एकाएक मनमानी बढ़ जाती है और रूस का प्रभाव जो बाल्कन क्षेत्र में बढ़ जाता है। जैसे ही इस संधि की जो बात की जाए, इस संधि की खबरें जो यूरोपीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है तो सबसे ज़्यादा खलबली किस में मचती है? ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड में मचती है। क्योंकि ऑस्ट्रिया ने पहले संधि की थी, बुडापेस्ट की संधि, जिसके तहत उसने कहा था, रूस ने वादा किया था कि तुमको भी कुछ क्षेत्र दे दिया जाएगा और इसके अलावा जो नवीन एक स्लाव राज्य का निर्माण किया जाएगा। स्लाव जाति है, जो स्लाव आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, तो ये आश्वासन दिया था। ये आश्वासन जो रूस ने जो उस वक्त तो दिए थे, लेकिन अब विजय होने के पश्चात उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार जो संधि की शर्तें तय की जाती है। और उसके अलावा बात की जाए तो इस क्षेत्र पे
जो बाल्कन का क्षेत्र था यही इनके बीच विवाद का कारण बनता है। अगर बात की जाए तो क्रीमिया का युद्ध भी इसी कारण होता है। इस बाल्कन के क्षेत्र पे जो ऑस्ट्रिया की भी नज़र थी, ऑस्ट्रिया की बात की जाए, जब जर्मनी का एकीकरण हो जाता है तो जर्मनी से तो ऑस्ट्रिया को निष्कासित कर दिया। अब ऑस्ट्रिया इस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। बाल्कन क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र की बात की, रोमानिया, बुल्गारिया है, सर्बिया है, मोंटीनिग्रो, हर्जेगोविना, ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, इन राज्यों पर अधिकार ऑस्ट्रिया करना चाहता था। अब इसकी नज़र तो यहाँ गिद्ध जैसी थी, लेकिन क्या होता है कि रूस के द्वारा जो इस क्षेत्र से ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है। और इन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिया है काफ़ी नाराज़ हो जाता है और ऑस्ट्रिया को सबसे ज़्यादा जो ऑस्ट्रिया में खलबली मचती है और ऑस्ट्रिया के द्वारा जो क्या किया जाता है, इसका विरोध किया जाता है। और मुख्यतः जो ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के द्वारा इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। अब जो बुडापेस्ट की संधि थी, बुडापेस्ट की संधि, इसके मध्य हमने जिक्र किया था, किसके मध्य हुई थी, कस्तूनतुनिया युद्ध जो सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रिया और रूस के मध्य हो गई थी। और इन दोनों में बात तय हो गई थी कि युद्ध के दौरान अगर रूस का युद्ध तुर्की के साथ होगा तो ऑस्ट्रिया क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा। तो जब जैसे ही नवीन राज्य बल्गेरिया का निर्माण कर दिया जाता है, किसके द्वारा, रूस के द्वारा, तो इस बात का विरोध किया जाता है और ऑस्ट्रिया के द्वारा कहा जाता है कि ये कौन सी, बुडापेस्ट की संधि का उल्लंघन है, क्योंकि उसने आश्वासन दिया था कि एक नवीन स्लाव राज्य का निर्माण किया जाएगा, किसके द्वारा, रूस के द्वारा, लेकिन उसके द्वारा जो बल्गेरिया का निर्माण कर दिया जाता है। और यहाँ ऑस्ट्रिया की आकांक्षाओं पे, इच्छाओं पे भी पानी फेर दिया जाता है, किसके द्वारा, जो रूस के द्वारा। ठीक है, अब इसी दौरान जो यूरोपीय महाशक्तियों का सम्मेलन होता है, उस शक्तियों के सम्मेलन, महाशक्तियों के सम्मेलन में सभी के द्वारा ये बात कही जाती है कि इस संधि की शर्तों पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये संधि की शर्तें गलत है, क्योंकि यूरोपीय क्षेत्र में, यूरोपीय महाद्वीप में जिन क्षेत्रों पे किसका, तुर्की का अधिकार था, अब उन क्षेत्रों पे प्रभाव किसका बढ़ रहा है, रूस का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे शक्ति संतुलन, यूरोपीय शक्ति संतुलन है वो बिगड़ने की आकांक्षा, इन्हें जो संभावनाएं इनको लगती है, तो पुनर्विचार की मांग यूरोपीय राज्यों के द्वारा की जाती है। जिसके तहत बात की जाए, डिज़रेली कौन है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन और जो बात की जाए ऑस्ट्रिया, ये तो प्रखर रूप से इस संधि का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और विरोध स्वरूप इनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। तो उन प्रतिक्रियाओं में बात की जाए तो इसके द्वारा कहा जाता है कि यूरोपीय महाद्वीप में जो ऑटोमन साम्राज्य है उसकी समाप्ति इस संधि के तहत कर दी जाती है। इस बात का विरोध, क्योंकि ये ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन यानी तुर्की साम्राज्य का अस्तित्व बनाए हुए रखना चाहते थे। कौन रखना चाहते थे, जो डिज़रेली है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। और इंग्लैंड पहले से हम कहते हैं कि जो एशियाई क्षेत्र में उसके उपनिवेश स्थापित किए जाते हैं, जिनके स्वार्थों के कारण उसके उपनिवेश समाप्त हो सकते थे अगर रूस का प्रभाव इस तरीके से तुर्की पे बढ़ता चला जाए। इस वजह से इनके द्वारा जो क्या, तुर्की का पक्ष लिया जाता है इंग्लैंड के द्वारा। तो उसी दौरान उसने कहा कि ये संधि है जो सेंट स्टेफेनो की संधि है, ये जो बात की जाए, जो तुर्की साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करने वाला बताया कि संधि को, इस संधि को कहाँ से, यूरोपीय महाद्वीप से। इसके अलावा बात की जाए तो उसने कहा, विरोध करते हुए इंग्लैंड ने बोले, ये जो काला सागर है ये तो अब क्या बन जाएगा, रूस की एक झील बन जाएगा। इस क्षेत्र पर धीरे धीरे जो बाल्कन क्षेत्र है उस पर अधिकार किसका हो जाएगा, जो रूस का अधिकार हो जाएगा। इस बात का विरोध किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा कहा गया। और उसने कहा 1856 ईस्वी की पेरिस की संधि का उल्लंघन बता। पेरिस की संधि कौन सी होती है, जो क्रीमिया युद्ध के पश्चात होने वाली संधि को क्या कहा जाता है, पेरिस की संधि कहा जाता है। क्रीमिया युद्ध के दौरान ये पेरिस में होती है, इस वजह से इसे पेरिस की संधि कहा जाता है। ठीक है, ये किस किस के मध्य होती है, तुर्की और जो रूस के मध्य। और तुर्की की तरफ से युद्ध में भाग कौन लेते हैं, तुर्की का साथ किसके द्वारा दिया जाता है, फ्रांस, इंग्लैंड, इनके द्वारा जो तुर्की का साथ दिया जाता है। तो उस संधि का उल्लंघन किसके द्वारा बताया जाता है, डिज़रेली के द्वारा बताया जाता है। उसके पश्चात बात की जाए तो ये जो नवीन राज्य बने थे, नवीन क्षेत्र है जो इनको स्वतंत्रता दिलाई थी, किसके द्वारा, किसने दिलवाई थी, रूस ने। अब इन क्षेत्रों के द्वारा भी जो क्या, इसका रूस का विरोध किया जाता है, इस संधि का विरोध किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा एक नवीन बल्गेरिया राज्य का निर्माण कर दिया जाता है। इन राज्यों को आकांक्षा थी कि उन क्षेत्रों को इन राज्यों का भाग बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। इस कारण से जो किसके द्वारा, इनके द्वारा भी जो सर्बिया, मोंटेनिग्रो, रोमानिया है, इनके द्वारा विरोध किया जाता है बल्गेरिया के नवीन राज्य के निर्माण का। इस संधि से सर्वाधिक जो प्रसन्न और खुश थे वो तो सिर्फ रूस और बल्गेरिया ही थे, बाकी सबके द्वारा जो इस संधि के ऊपर आपत्ति दर्ज करवाई जाती है। ठीक है, यूनान के द्वारा तो
त्रिशैली नामक क्षेत्र पे आक्रमण भी कर दिया जाता है अगर बात की जाए तो इस संधि के कारण। ठीक है, अब रूस को ये कहा जाता है सभी महाशक्तियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है, जिसके तहत इंग्लैंड को भी ले लो, फ्रांस को भी ले लो, और उसके अलावा आप जो इंग्लैंड, फ्रांस है और जो ऑस्ट्रिया, इनके द्वारा दबाव बनाया जाता है मुख्यतः, और रूस को जो इस संधि पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है और इस संधि की शर्तों को जो गलत बताया जाता है, तो उसी दौरान रूस पे दबाव बनाया जाता है। लेकिन उसी दौरान इंग्लैंड को जो रूस के द्वारा अपने कूटनीतिक रूप से जो अलग करने का असफल प्रयास किया जाता है, लेकिन इसमें रूस क्या नहीं होता, सफल नहीं होता है। और उसी दौरान रूस के ऊपर जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा जो 17 अप्रैल 1878 ईस्वी डिज़रेली के द्वारा 7000 भारतीय सैनिक जो रूस के पास भेज दिए जाते हैं, माल्टा नामक क्षेत्र में भेज दिए जाते हैं। अब इससे रूस को लगने लगता है कि रूस और इंग्लैंड के मध्य क्या होगा, युद्ध होगा। और इन परिस्थितियों में वर्तमान समय में जो रूस है इंग्लैंड के साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं था, उसमें समर्थ नहीं था। इस वजह से रूस के द्वारा जो इस युद्ध को टालने का प्रयास किया जाता है और जिसके तहत रूस के द्वारा इस संधि पर पुनर्विचार करने की बात कही जाती है। और इस बात के लिए रूस क्या हो जाता है, जो सहमत हो जाता है और रूस के द्वारा इंग्लैंड के साथ समझौता कर लिया जाता है। और इसके साथ बात कीजिए, सुवालाव है जो रूसी राजदूत है जो ब्रिटेन में था, और इसके द्वारा, और सेलिसबरी, लॉर्ड सेलिसबरी, ये ब्रिटेन का विदेश मंत्री है, इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है रूस की तरफ से। तो ये रूस का जो राजदूत है, विदेशी राजदूत, ये सुवालाव है, और ब्रिटेन की तरफ से लॉर्ड सेलिसबरी, इनके द्वारा मुख्य प्रश्नों पे जो समझौता हो जाता है। और उसके पश्चात इनके द्वारा बात की जाए एक सम्मेलन का आयोजन करने की बात कही जाती है। और उसी सम्मेलन के तहत बर्लिन व्यवस्था की स्थापना की जाती है इन यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा, जो मिलकर मित्र राष्ट्रों के द्वारा और रूस के साथ, वही व्यवस्था क्या कहलाती है, बर्लिन व्यवस्था कहलाती है। और इस सम्मेलन का आयोजन करने की जिम्मेदारी किसे दी जाती है, बिस्मार्क को। बिस्मार्क कौन है, प्रशा का जो चांसलर है, प्रधानमंत्री, अपनी बात की थी, जिसकी अगर बात की जाए जर्मनी के एकीकरण के तहत, जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया, इसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। इस जिम्मेदारी के तहत ये सम्मेलन होता है और सम्मेलन के तहत जो बर्लिन व्यवस्था की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और बर्लिन व्यवस्था के तहत हम देखेंगे कौन कौन से राज्यों का निर्माण होता है, कौन कौन से क्षेत्रों में, और किस तरीके से जो बाल्कन क्षेत्र की व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो बर्लिन व्यवस्था से पूर्व जो क्रीमिया और तुर्की के मध्य युद्ध होता है, तो उस युद्ध के पश्चात जो सेंट स्टीफेने की संधि होती है, उस संधि के दौरान हम देखते हैं उन शर्तों का, जो संधि की शर्तों का जो बात की जाए, संधि के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है किनके द्वारा, जो यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा बात की जाए, यूरोपीय देशों में जिसके इंग्लैंड है और फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, तो उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में हमने बात की। इस संधि का जो उनके द्वारा विरोध किया जाता है, और इस विरोध स्वरूप जो रूस को पुनर्विचार के लिए उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। इंग्लैंड के द्वारा और ऑस्ट्रिया के द्वारा तो प्रखर रूप से इसका विरोध किया जाता है। जो नवीन राज्य बल्गेरिया का निर्माण होता है उसको लेकर यूनान के द्वारा, सर्बिया के द्वारा, मोंटीनिग्रो के द्वारा भी विरोध जताया जाता है। और यूनान के द्वारा तो थेस्ली नामक क्षेत्र पर आक्रमण भी कर दिया जाता है। इसके पश्चात जो रूस पुनर्विचार के लिए तैयार हो जाता है, जिसके तहत यूरोपीय शक्तियों के द्वारा जो एक सम्मेलन बुलाया जाता है, बर्लिन में बुलाया जाता है, क्योंकि उस सम्मेलन की जिम्मेदारी किसे दी जाती है, बिस्मार्क को दी जाती है। और बर्लिन में ये सम्मेलन होता है, इस वजह से ये क्या कहलाती है, बर्लिन व्यवस्था कहलाती है। इस तरीके से बर्लिन व्यवस्था की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता, वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।